हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सेकंड चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मैटर के बारे में देखा, मैटर कितने तरह का होता है, मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मिक्सचर होता है मैटर्स का वो कैसा होता है, होमोजेनस हेट्रोजीनस, सॉल्यूशन क्या होता है, अलॉयज क्या होते हैं, ये सब हमने देख लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। तो मॉडर्न साइंस में एटम का मतलब कि एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है। हमारी दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। अब बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, अब ये अब अलग अलग एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। हाइड्रोजन एलिमेंट हीलियम एलिमेंट से अलग कैसे भाई? उसके स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन का एलिमेंट कुछ अलग तरह का दिखता है, हीलियम का एलिमेंट कुछ अलग तरह का दिखता है, इस वजह से। ठीक है। तो एंटोन एल लेवासिए, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, इन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने जे एल प्राउस्ट के साथ मिलकर के दो लॉज दिए थे। एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसमें कि इन्होंने बताया कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि जब एक केमिकल रिएक्शन चल रही है तो उसमें ना तो मैटर क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब जैसे कि सपोज करो कि आपने लिया, एक गिलास लिया, ठीक है, उसमें आपने भरा पानी और उसमें शक्कर भी डाल दिया आपने। अब ये शक्कर जो आपने डाली, तो इसका कुछ वजन होगा और पानी का कुछ वजन होगा। सपोज करो पानी का वजन था 100 ग्राम, 100 ग्राम वाटर और 50 ग्राम आपने चीनी डाल दी, तो रिएक्टेंट कितना बन गया? 150 ग्राम बन गया। तो जो प्रोडक्ट यानी कि जो शरबत बनेगा ना, वो भी 150 ग्राम का ही बनेगा। ठीक है। तो ये ना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अमाउंट से ना तो कम हुआ ना ही ज्यादा हुआ। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सिंपली अगर हम देखें। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये बात करता है कि भाई दुनिया में कोई भी कंपाउंड है तो वो एलिमेंट से मिलकर के बना है। जैसे कि यहां पर बात की गई है H2O की, वाटर की बात की गई है। वाटर, वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है ना। हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो आप चाहे मेरे घर का वाटर देख लो, अपने घर का वाटर देख लो, कहीं का भी वाटर देख लो, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम मास वाइज, ठीक है, वजन के हिसाब से अगर हम उसको देखें, हाइड्रोजन का रेशियो कितना है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो हमेशा 1:8 ही निकलेगा। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी गई है। और NH3 या फिर अमोनिया के बारे में भी लिखा हुआ है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है NH, अमोनिया होता है NH3। ठीक है, क्या होता है अमोनिया? NH3, जिसमें कि नाइट्रोजन होता है 14 और हाइड्रोजन होता है 3। यानी कि अमोनिया अगर 17 ग्राम्स है, ठीक है, तो उसमें से 14 ग्राम तो नाइट्रोजन का ही है उसमें और 3 ग्राम है हाइड्रोजन का। ये उसका सिंपल सा मतलब होता है। फिर आगे चलते हैं। तो भाई साहब डॉल्टन, जॉन डॉल्टन ने एटम के बारे में कुछ बातें बताई हमको, पूरी दुनिया को। अब 1793 में यहां पर जो डॉल्टन साहब थे, इन्होंने लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर, मैनचेस्टर की तरफ जाते हैं और मैथमेटिक्स फिजिक्स ये सब केमिस्ट्री ये सब पढ़ाने लगते हैं कॉलेज में। और 1808 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये आ सकता है पेपर में। ठीक है, 1808 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी कब आई थी, तो कब आई थी? 1808 में। ठीक है, कब आई थी? 1808 में, राइट। अब अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, भले ही ये एक एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो या फिर मिक्सचर हो, तो ये सब के सब किससे मिलकर के बने? स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम कह रहे हैं एटम। और एटम की कुछ खासियत भी इन्होंने बताई कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम्स होते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि आप किसी भी चीज को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि वो टूटना बंद हो जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, टूटना बंद हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, भाई ये इंडिविजुअल पार्टिकल तक पहुंच गए, और यही इंडिविजुअल पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और ये जो एटम्स है ना, ये ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कि आप हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटम देख लो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। आप मेरे घर के आसपास का हाइड्रोजन देख लो, अपने घर के आसपास का हाइड्रोजन देख लो, या फिर किसी भी जगह का हाइड्रोजन देख लो, तो मेरे घर में जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वो आपके घर के हाइड्रोजन के एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा ही मिलेगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता कैसा है भाई, तो सपोज करो ये है ऑर्बिट, ये बीच में जो आपको खाली जगह दिख रही है ये क्या है, ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में है दो चीजें, एक तो है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और एक है न्यूट्रल चार्ज वाला न्यूट्रॉन। और जो बाहर आपको रास्ता जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हाइड्रोजन का ये होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मेरे घर में जो आप हाइड्रोजन देखोगे वो भी ऐसा ही एटॉमिक स्ट्रक्चर रखेगा, और आपके घर में भी जो हाइड्रोजन है वो भी कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हो गई एटम के बारे में। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई हाइड्रोजन का अगर ऐसा दिखता था कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर, तो हीलियम में क्या है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दो प्रोटॉन है यहाँ पर, और दो न्यूट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, दो न्यूट्रॉन है यहाँ पर। तो इस वजह से हाइड्रोजन और हीलियम का जो एलिमेंट है वो हम अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी आगे की बात हो गई। फिर एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने देख लिया था कि हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O यानी कि वाटर बना रहे हैं। ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। भाई ये देखो, नंबर तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है ना, वाटर कहीं का भी ले लो, वो H2O ही उसका केमिकल फॉर्मूला है, और उसमें हर बार हाइड्रोजन के दो एटम, अगर आप एक मॉलिक्यूल ले रहे हो वाटर का, तो हाइड्रोजन के दो एटम मिलेंगे और ऑक्सीजन का एक एटम मिलेगा। ठीक, अब ये एटम्स बड़े कितने होते हैं, तो आप ना क्या करो कि 1 मीटर एक लेंथ ले लो, 1 मीटर लेंथ के आप 10 टू पावर 9 टुकड़े कर डालो। कितने, 10 टू पावर 9 टुकड़े कर डालो, और उनमें से सिर्फ एक टुकड़ा लेना है आपको। उतना छोटा होता है एक एटम। सपोज कर सकते हो आप कितना हो जाता है, कितना छोटा हो जाएगा ये। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हर एक एटम के एलिमेंट का, या एलिमेंट के एक एटम का एक सिंबल होता है। हम हर बार हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन पूरा पूरा लिखेंगे तो नहीं, है ना, उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे हाइड्रोजन को H से दिखाया जाता है, पहले इस तरह दिखाया जाता था। ठीक है, और ये सारे के सारे पुराने सिंबल्स हैं। और ये सिंबल्स किसने दिए थे, डॉल्टन ने दिए थे। किसने, डॉल्टन ने। ये हमारे काम के नहीं है, ये अब यूज नहीं होते हैं। ठीक है, जो नए सिंबल्स हैं ये दिए थे IUPAC नाम की एक एजेंसी ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यही नाम, जितने भी नाम होते हैं ना एलिमेंट्स के, यही अप्रूव करती है। तो सपोज करो कल के दिन आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, आपने एक नया एलिमेंट बना लिया या फिर खोज लिया, तो आपको किसके पास जाना होगा, IUPAC के पास। वहां पर आप बताओगे कि मैंने नया एलिमेंट खोजा है और मैं इसका नाम ये रखना चाहता हूं, तो वो अप्रूव करेंगे। आज के टाइम पे जो नाम रखने का जो ट्रेडिशन है ना, वो कुछ ऐसा है कि अगर किसी एक एलिमेंट का नाम हमको 1 लेटर का रखना है तो कैपिटल ही रहेगा। जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, ये 1 लेटर का है, हमने इसको कैपिटल लेटर में रखा है। लेकिन एल्यूमिनियम को देख लो, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर 2 लेटर्स का एक सिंबल है तो पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल रहेगा। क्लोरीन को हम Cl से दिखाते हैं, जिंक को Zn से दिखाते हैं,
अब बहुत सारे एलिमेंट्स के यहाँ पे लिखे हुए हैं सिंबल। एल्यूमिनियम के लिए Al, आर्गन के लिए Ar लिखा हुआ है, बेरियम के लिए Br। अब इनमें जो फेमस फेमस है ना, ये एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, ओके, हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सोडियम, ये सब, इन सब के सिंबल्स आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि हर एक एलिमेंट के एटम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है, ये है तो एक मैटर ही है ना, मैटर का ही एक पार्ट है। तो भाई मैटर के बारे में हमने एक खास बात जानी थी कि उसमें मास होता है। तो क्या अगर ये एक मैटर था, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो क्या इन एटम्स का भी मास होता है? बिल्कुल होता है। और इसी एटम के मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास बोल देते हैं, ठीक। तो आईयूपीएसी ने क्या किया कि कार्बन के एटम को लिया उन्होंने रेफरेंस, और इसको 6 यूनिट मास मान लिया कि भाई कार्बन 6 यूनिट भारी है। तो उसी के हिसाब से दूसरों का भी इन्होंने वजन तय कर दिया कि भाई इसका एटॉमिक मास इतना है, दूसरे का एटॉमिक मास इतना है, ठीक। आगे चलते हैं। सॉरी, कार्बन का मैंने 6 बताया ना, कार्बन का सॉरी 12 लिया है, ठीक है। कार्बन का कितना लिया है? 12 यूनिट लिया था। मैंने वहां पे 6 बोल दिया था, गलत बोला था वहां पे। कार्बन का 12 यूनिट्स लिया, और उसी के हिसाब से आईयूपीएसी ने बाकियों को भी एटॉमिक मास असाइन कर दिया। जैसे कि देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। मैं ये टेबल सारी की सारी जो इमेजेस है ना, जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस होंगी, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जो कि है वे टू IMA के नाम से, वे टू IMA के नाम से, ठीक है। टेलीग्राम में सर्च कर लेना, आ जाएगा। ज्यादा लोग नहीं, 15-20 लोग ही हैं, ठीक है। तो एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? अब ज्यादातर जो एटम्स है ना, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाते भाई। वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, या फिर अपने ही एलिमेंट के एक और एटम के साथ में मिल करके रह पाते हैं, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा एटम्स आपस में मिल जाते हैं, तो मिल करके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक ही तरह के एटम से मिलकर के बन सकता है, या फिर अलग अलग तरह के एटम से भी मिलकर के बन सकता है। सपोज करो, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन का एक एटम है, मैंने एक ऑक्सीजन का एटम लिया, और एक और हाइड्रोजन का एटम लिया, तो 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर के क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा ना भाई। तो ये बन गया एक कंपाउंड, ठीक है। H2O है एक कंपाउंड, लेकिन H2O में अगर हम इसका एक पार्टिकल देखेंगे, H2O का एक पार्टिकल देखेंगे, तो हम उसको कहेंगे कि भाई H2O का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। H2O का क्या है? हमने एक मॉलिक्यूल लिया, और जैसे कि आप यहाँ पे आपने गिलास में H2O भर रखा है, बहुत सारा पानी भर रखा है, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O के, ठीक है। और उस H2O में क्या है? उस H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये बात याद रखने वाली भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल क्या है अभी तक समझ आ गया होगा। अब कभी कभी ना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेम एटम से भी मिलकर के बन जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन गैस ले लो, तो हाइड्रोजन गैस ना H2 के फॉर्म में मिलती है हमारे नेचर में, कि हाइड्रोजन जो गैस है, वो एक अकेले एटम नहीं मिलता, वो एक जैसे
दो एटम्स एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं तब ये जो मॉलिक्यूल बना ना, ये ही नेचर में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंगल एटम कभी भी हमारे नेचर में पाया नहीं जाता। ओके, तो a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of the substance। तो एक ऐसा पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंटली नेचर में पाया जा सकता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो भाई जब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन को हमेशा क्या लिखते हैं? O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते हैं, जबकि सिंबल क्या होता है? O होता है। O सिंबल होता है ऑक्सीजन के एटम का। ठीक है, ऑक्सीजन के किसका? एटम का। जबकि O2 सिंबल है किसका? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन जो कि हमारे गैसेस फॉर्म में मिलती है नेचर में। ठीक है, और इस ऑक्सीजन की गैस में ऑक्सीजन के दो एटम्स होते हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल है कौन से एलिमेंट का? ऑक्सीजन एटम का। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन के तीन एटम्स मिल जाएं ऐसे आपस में तो इसको हम कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो कैसा मॉलिक्यूल है भाई? ऑक्सीजन में दो एटम्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं डाई एटमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन कैसा है? डाई एटमिक मॉलिक्यूल। उसी तरह से हाइड्रोजन भी कैसा है? डाई एटमिक मॉलिक्यूल है। ओके, और द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटमॉसिटी। तो अगर आपको पूछे कि भाई ये बताइए कि ऑक्सीजन की एटमॉसिटी क्या है तो आप बताओगे 2। ओजोन की एटमॉसिटी क्या है? आप बताओगे 3। ठीक है, metals and some other elements such as carbon do not have a simple structure but consist of a very large and infinite number of atoms bonded together। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आर्गन क्या है? मोनोएटमिक है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है भाई। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4। ओके, आर्गन और हीलियम मोनोएटमिक है, आर्गन भी और हीलियम भी। ऑक्सीजन डाईएटमिक, हाइड्रोजन डाईएटमिक, नाइट्रोजन डाईएटमिक, क्लोरीन डाईएटमिक। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन कैसे हैं? डाईएटमिक है। जबकि फास्फोरस टेट्राएटमिक है, यानी कि ये हमेशा P4 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, P है सिंबल फास्फोरस का। और सल्फर पॉलीएटमिक है। सल्फर तो किसी भी यहाँ पे अरेंजमेंट में मिल सकता है, 4 से ज्यादा। ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब हमने बता दिया कि मॉलिक्यूल्स दो फॉर्म में हो सकता है, या तो एलिमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है या फिर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में हो सकता है। कंपाउंड्स के फॉर्म में जैसे कि हमने H2O का कंपाउंड यहाँ पे देखा था। H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल में क्या है? दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और जबकि एक एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, समझ आया? वाटर में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो बाय मास देखें तो यहाँ पे 1:8 है। अमोनिया जो कि NH3 होता है, NH3। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, जिसका सिंबल होता है CO2। ठीक है, CO2 होता है। और इसका अगर हम रेशियो बाय मास देखें तो 3:8 होता है। कार्बन 3 और ऑक्सीजन 8 होता है। ओके, और अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से देखें तो H2O में क्या रेशियो है? 2:1। हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। आयन क्या होता है भाई? आयन के लिए हम देख लेते हैं। आयन मैंने अभी भी बताया, जैसे कि ये क्या है, एक सपोज करो कि यहां पर 5 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स, और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इनमें ताकत सेम होती है। ठीक है, ये चार्ज है ना, तो इनमें ताकत है, बस इनकी यहां पे डायरेक्शन अलग अलग होती है।
ठीक है, ये अगर मान लो इस तरफ डायरेक्शन यहाँ पे ताकत लगा रहा है, इस तरफ ताकत लगा रहा है, तो ये भी इस तरफ ताकत लगा रहा है, तो इसकी वजह से ये जो एटम है ये कोलैप्स होने से बचा रहता है। ठीक है, ये एटम कोलैप्स होने से बचा रहता है। लेकिन सपोज करो कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो एटम है ये एटम, यहां पर 5 प्रोटॉन्स थे और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। इनमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाए बाहर, तो ये जो इधर क्या रह गए, 5 प्रोटॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो भाई प्रोटॉन्स की ताकत तो ज्यादा बढ़ गई है ना, तो ये एटम भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये एटम जो चार्ज आ गया इस एटम में, यही चार्ज एटम कहलाता है आयन। ठीक है, आयन क्या कहलाता है, आयन इज सिंपली एन एटम जो कि चार्ज है और जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंबैलेंस पाया जाता है। ठीक है, समझ आया। अब कुछ आयनिक कंपाउंड्स यहां पे समझ लेते हैं। तो ये जो आयंस के बाद मिलकर के, आयन टूटने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड जिसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है और ये 5:2 में है, ओके, मास के हिसाब से। मैग्नीशियम सल्फाइड 3:4 है, यहाँ पे मैग्नीशियम और सल्फर का। सोडियम क्लोराइड NaCl, यहां पर सोडियम है 23, क्लोरीन है 35.5। अब ये रेशियो बाय मास आप कैसे यहां पे निकालोगे, तो इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। उसके लिए ना यहां पर एटॉमिक मास वाली टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, एटॉमिक मास आपको इनके याद करने पड़ेंगे। ये रहा एटॉमिक मास। जैसे कि देखो हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। ठीक है, 23, और क्लोरीन का है 35.5। तो यहां पर NaCl है, जैसे कि सोडियम के कितने यहाँ पे एटम्स हैं, एक है ना, और Cl का भी एक है, तो 1 into 23 किया तो ये आ गया 23 अपॉन, और यहाँ पे Cl के कितने हैं, 1 एटम है, और Cl का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है ना, तो 23 अपॉन 35.5 रख देंगे तो वही रेशियो आ जाएगा। वही आगे यहाँ पे बताया हुआ है कि 23:35। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है भाई, तो सिंपल सी बात है, दोनों सिंबल्स को यहाँ पे रख दिया जाता है। ओके, अब जैसे आयन की बात करते हैं तो सोडियम Na+ लिखा जाता है, पोटेशियम K+ लिखा जाता है, सिल्वर Ag+ लिखा जाता है, कॉपर, अब कॉपर में यहाँ पे ध्यान दो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक से ज्यादा तरह की वैलेंसी दिखा सकते हैं। इनके आगे हम क्या लगाते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं और उनमें रोमन नंबर से 1 या फिर 2 इस तरह से दिखा देते हैं कि ये कितनी वैलेंसी वाला है। ठीक है, अब ये वैलेंसी कैसे डिसाइड होती है, सपोज करो कि मैंने यहां पर ये 2 3 4 और ये 5, ये हो गए, ये जो ग्रीन कलर में है इनको आप समझ लो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो स्काई ब्लू है इनको आप, सॉरी ये प्रोटॉन समझ लो, इनको ग्रीन कलर वालों को, स्काई ब्लू वालों को न्यूट्रॉन्स, और ये जो येलो कलर के जो मैं बना रहा हूं इनको आप समझ लो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखो प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। अब प्रोटॉन्स भी 5 ही हैं, लेकिन प्रोटॉन्स में कोई ताकत नहीं होती है, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो इनको हम अभी इग्नोर कर देते हैं। प्रोटॉन्स 5 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं,
प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में बराबर ही चार्ज होता है, यानी बराबर ही ताकत होती है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों लगाते हैं। तो सपोज करो इनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब कहीं चले जाए, इन्होंने छोड़ दिया अपना घर, अब क्या हो गया, यहां पर पांच पॉजिटिव और 4 निगेटिव हो गए। टोटल अगर आप इसका निकालोगे तो यहां पे 1 पॉजिटिव निकल आएगा। तो इसी हिसाब से हम इस एटम को असाइन कर देते हैं इसकी वैलेंसी, कि भाई ये +1 चार्ज रखता है, ठीक है। तो ये जो Na+ दिखा रहा है ना, सोडियम आयन जो दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया है, ठीक है। और जिसमें भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन माइनस, तो इसमें क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया, जिसकी वजह से मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये छठवां इलेक्ट्रॉन भी कहीं से बाहर आ जाए, बाहर से आ जाए, यहाँ पे अंदर आ जाए। तो भाई यहां पर 6 हो गए माइनस के, और प्लस के हो गए कितने, प्लस के हो गए 5, टोटल किया तो माइनस का 1 बच गया। तो ये एटम कैसा हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ पे चार्ज रखने लगेगा, माइनस का 1 चार्ज रखने लगेगा। तो हम इसको यहाँ पे कह देंगे कि भैया ये एटम तो ऐसा है कि नेगेटिवली चार्ज है, और कितना, -1 चार्ज रखता है, ठीक है, -1 चार्ज रखता है। ये वाली टेबल भी मैं आपको भेज दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। अब सपोज करो अगर किसी एक एटम से, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएं, दूसरे एक एटम में चले जाएं, तो भाई ये कैसा हो जाएगा, ये +2 यहां पे बना लेगा ना, और इसने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ये -2 बना लेगा, ठीक है, ओके। If compounds formed with polyatomic ions, the ions is enclosed in bracket before writing, ये तो खैर आपको धीरे धीरे आ जाएगा। अब सिंपल कंपाउंड्स के आपको कैसे लिखने, जैसे कि HCl है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो सिंपल सा है HCl, ठीक है, हाइड्रोजन एक, Cl एक, इन दोनों को यहां पे देखा तो हमने सीधा सीधा जोड़ दिया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं, वो 2 एटम्स हैं, और सल्फर का एक एटम है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। या फिर वैलेंसी के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, ये भी कभी कभी चला जाता है, जैसे मान लो चला नहीं जाता है रियलिटी में अगर हम देखें, लेकिन इसे +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी क्या कहेंगे हम, +1 है। और सल्फर की -2 की होती है वैलेंसी, सल्फर की क्या होती है, -2 होती है वैलेंसी। तो सल्फर की 2 हो गई वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो H2S इस हिसाब से बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब कि 4, कार्बन यहां पे एक ही है, टेट्रा यानी कि 4, क्लोराइड यानी कि क्लोरीन 4 है यहाँ पे क्लोरीन के, तो CCl4, आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं, ओके। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अब देखो Mg की क्या होती है, +2 होती है वैलेंसी, Mg की होती है वैलेंसी +2, और Cl की होती है -1। तो +2 के साथ में इसको अगर हमको शांत करना है तो -1 से तो काम चलेगा नहीं, है ना, और लेना हमको Cl ही है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर ये +2 वाला है, +2 वाला है, और हमने एक -1 ले लिया। अगर कंपाउंड बनाना है तो वहां पर चार्ज होना नहीं चाहिए, तो -1 वाले 2 एटम्स लेने पड़ेंगे ना, इसीलिए Mg का हमने एक एटम लिया है, Cl2 यहाँ पे लिया हमने, Cl के 2 एटम्स लिए हैं, ताकि -1 वाले जो चार्ज के जो क्लोरीन एटम्स हैं ये हमारे पास 2 हो जाए, और कुल मिलाकर हमारे पास -2 का चार्ज बन जाए, और -2 +2 करके ये न्यूट्रल चार्ज कर लें और अच्छे से ये जुड़ पाए आपस में। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको
इस तरह से कैल्शियम और OH इसका हमने ट्वाइस लिखा है ना। तो कैल्शियम में कितनी वैलेंसी है भाई? कैल्शियम में है +2 की। OH में O की -2 है, ठीक है, H की +1 है, तो कुल मिलाकर के इसकी कितनी बनी? +1। तो यहाँ पे बनी -1 की वैलेंसी बनी। अब Ca की +2 है, OH की -1 है, तो इसके तो 2 एटम चाहिए होंगे ना, हमको 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं क्या? CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके कब करना है भाई? O और H दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए हमने इन दोनों को साथ करने के लिए क्या किया? ब्रैकेट लगाया हुआ है, फिर इसके बाद इनको दोनों को ही डबल लिया है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो मॉलिक्यूलर मास आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपसे पूछ लेता कि मॉलिक्यूलर मास बता दो आप H2O का या फिर किसी एक कंपाउंड का, वहां पे अगर आपको केमिकल फॉर्मूलाज का पता है, जैसे H2O यहाँ पे हमको पता है केमिकल फॉर्मूला, और H का क्या होता है यहाँ पे? एटॉमिक मास 1 होता है। H के कितने एटम्स लिए हमने? 2 एटम्स लिए हैं, तो 2 इंटू 1 कितना आया? 2 आया, है ना। प्लस इसके कितने लिए हमने? ऑक्सीजन के हमने लिए हैं 1, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16, तो ये 16 आ गया, और 16 + 2 हमने जब किया तो कितना आया? 18 यूनिट्स। तो H2O का एटॉमिक मास कितना है? 18 यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरह से आप HNO3 का भी निकाल सकते हैं, जहां पर कि H का यहाँ पे एटॉमिक मास होता है 1, N का होता है 14, O का होता है 16। 16 के यहाँ पे 3 एटम्स लिए हमने, तो 48 आ जाएगा। N का एक एटम जो कि 14 यहाँ पे रखता है एटॉमिक मास 14, और H का एक, तो कुल मिलाकर के 63 यूनिट। ओके, फॉर्मूला यूनिट मास भी इसी तरह से निकाला जाता है। तो भाई मोल क्या होता है? यहां पर देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में, इसका मतलब है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स या फिर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मतलब है कि इसमें कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। और ये जो नंबर है ना, ये 1 मोल के लिए हमेशा ही किसी भी एटम के लिए ये बराबर होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम एवोगाद्रो नंबर। ये एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है, 23। ये नंबर याद रख लेना, ये नंबर क्या कहलाता है? एवोगाद्रो नंबर कहलाता है, ठीक है। फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, कि जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट रहेगा। यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। ओके, किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ये अपनी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खुद में रखता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि नेचर में एग्जिस्ट करने की, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अब ये मॉलिक्यूल हो सकता है एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना हो, या फिर यहाँ पे कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ हो, यानी कि एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ हो। A chemical formula of a compound shows its constituent elements and the number of atoms of each combining elements। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ H2O को एग्जाम्पल। तो यहाँ पे H2O, यहाँ पे H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के बना है। और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो यही है हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। और ये क्या दिखाता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से ये इसमें बने हुए हैं।
आयन क्या होता है? एक चार्ज एटम जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का इम्बैलेंस है, वो आयन कहलाता है। और आयनिक कंपाउंड इसी वजह से बन पाते हैं। Scientists use the relative atomic mass scale to compare the masses of different atoms of elements। और रेफरेंस के लिए क्या लिया जाता है? कार्बन 12, ठीक है। और कार्बन 12 को हम 12 यूनिट का मास देते हैं, उसी के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट लेते हुए सबका मास असाइन करते जाते हैं। एवोगाड्रो कांस्टेंट क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद कर लेना, ठीक है। और एवोगाड्रो कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। कि कार्बन 12 वाला जो एटम है ना, उसके 12 ग्राम्स आप लो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने निकलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फिर फॉर्मूला यूनिट्स वगैरह वगैरह। जैसे कि एग्जांपल के लिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में लिया जाता है। तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली